हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 पे क्विज कवर करने वाले हैं। आज इसका पार्ट 4 होने वाला है और ये लास्ट पार्ट होने वाला है इस क्विज पे। इस क्विज के सारे क्वेश्चन हमने वेरियस ऑफिशियल एग्जाम फ्रॉम 1993 टू 2023 के जो ऑफिशियल पेपर है वहां से लिए हैं, जिससे कि इन क्वेश्चंस की वैलिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, एग्जाम स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए हमने हमारा 90% रिफंड मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस मेंटरशिप प्रोग्राम गोइंग टू बी लाइफ चेंजर और वी कैन से गेम चेंजर फॉर यू। इस मेंटरशिप प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको इन दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। सीट्स आर लिमिटेड ओवर हेयर, तो जल्द ही इन नंबरों पे कॉल करके कोर्स की डिटेल जानिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करिए और कोर्स को अवेल कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्विज का। क्वेश्चन नंबर 71, कथन और कारण दिया है, असर्शन एंड रीजन। कथन क्या है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या ये कथन सही लग रहा है आपको? हाँ। फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या कहा है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी साइड। ठीक है, ये क्या है? इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंड ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी, इसके ऊपर डिबेट है, वो हमने इसके जो स्टडी सेशन है उसके अंदर अच्छे से कवर किया हुआ है। आप वहां जाके इसको अच्छे से पहले पढ़िएगा, देन यहाँ पे आप अगर अटेंड करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को तो आपका इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो कथन है ये सही है, असर्शन राइट है। इसका रीजन क्या है? रीजन दे रखा है, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट, बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट शीड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। ये भी सही बात है कि जो इंडियन, अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 देखे तो हमने किसने पार्टिसिपेट किया किसने नहीं किया, ये ऑलरेडी हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से बेनिफिट होते थे या जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन था वो सब ब्रिटिश साइड में रहते हैं, और जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी थी जैसे फार्मर्स है, एग्रीकल्चर लेबर है ना, सैनिक है जिनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हिट हुए थे, और अदर सिपॉय जो कि अवध के आर्मी से आते थे, और अवध का अनेक्सेशन ब्रिटिश एम्पायर में हो जाने के बाद से ही उनके अंदर ग्रीवेंसेस जो है वो डे बाय डे एमर्ज हो रहा था। और फाइनली जब ग्रीस कार्ट्रेज इंट्रोड्यूस किए गए तो उसी के साथ वो रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो हिट करते हैं। पहले से जो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट उनके मन में जाग रहे थे उनको और ज्यादा जो कैटलिस्ट का काम करता है वो करता है ग्रीस कार्ट्रेज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कथन है और कथन का जो कारण है सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो कोड क्या दे रखा है? ऑप्शन ए कह रहा है बोथ ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बी कह रहा है ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ट्रू तो दोनों ही है, ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये कह रहा है कि जो ये कारण है कि किस वजह से जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्रीडम सिक्योर करने में फेल रहा, उसका कारण था कि बहादुर शाह जफर का की जो लीडरशिप थी वो पॉपुलर सपोर्ट गेन नहीं कर पाती है, और साथ ही जो इंडियन रूलर्स थे, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे, जो पावरफुल स्टेट थे, वो ब्रिटिश साइड में रहते हैं। यही कह रहा है दोनों, तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाती है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों ही ट्रू है। और ऑप्शन डी जो है आपका वो है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी नहीं है, दोनों ही ट्रू है, यानी ए और बी में से होना चाहिए। लेकिन ये भी हो कि भाई आर जो है ए की सही व्याख्या या एक्सप्लेनेशन देता हो, वो भी जरूरी है। तो हमने पढ़ा और हमें एक्सप्लेनेशन सही रखेंगे। सिक्योर फ्रीडम सिक्योर करने में क्यों फेल हो गए, उसका कारण ये था कि बहादुर शाह जफर जो है उनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया और इंडियन रूलर जो है वो ब्रिटिश साइड में रहते हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पायरेसी। देखो, कॉन्स्पायरेसी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये किस साइड से कह सकते हैं?
ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी जो की जाएगी उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिग्निफिकेंट रिवोल्ट नहीं माना जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये नहीं कहा जाएगा, वो कहेंगे कॉन्स्पायरेसी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, सिपॉय म्यूटिनी है ओनली, ठीक है। ये इस तरह का उसको मतलब लेस सिग्निफिकेंट कैटेगरी में डालने की कोशिश की जाएगी। तो ऑप्शन में भी सारे देखो ऑप्शन कैसे ब्रिटिश लोगों के ही है, तो इनमें से कोई एक होगा जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या कहा है, कॉन्स्पायरेसी यानी षड्यंत्र कहा है, षड्यंत्र। तो ए है सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी टी आर होम। So as I said कि British historian had always tried to downplay the Great Revolt of 1857. तो इसका राइट आंसर है सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सर जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर एंड टी आर होम्स, ये भी ठीक है। और इसी के साथ आपके आ जाते हैं जे डब्ल्यू के historian, JWK and LER Rees, LER Rees. These are some historian जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 के म्यूटिनी कैरेक्टर और मिलिट्री कॉज पे ज्यादा फोकस किया है बजाय कि उसके नेशनल स्ट्रगल के कैरेक्टर पे, ठीक है। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन साइड से हमेशा से इसको मिलिट्री कॉज और म्यूटिनी कैरेक्टर को फोकस करके ही इसके ऊपर हिस्टोरियोग्राफी की गई। तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो थे उन्होंने इसको कॉन्स्पायरेसी कहा। बेसिकली इन्होंने कहा कि ये जो है हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पायरेसी है, हिंदू एंड मुस्लिम कॉन्स्पायरेसी। ठीक है। तो ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी में हमेशा से इसका निगेशन किया गया है रिवोल्ट ऑफ 1857 के नेशनल स्ट्रगल होने में। तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किस किस हिस्टोरियन ने इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 को किस तरह से लेबल्ड किया, यानी क्या क्या नाम दिए, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं हम कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इसको द इंडियन म्यूटिनी कहा। सेकंड आ जाते हैं हम विनायक दामोदर सावरकर पे। इन्होंने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आते हैं हम जॉन लॉरेंस। और इसी के साथ एक इंडियन ले लो आप, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। इन्होंने क्या कहा, सिपॉय म्यूटिनी। ये खाली क्या है, सिपॉय म्यूटिनी। फोर्थ ले लेते हैं एस एन सेन। इन्होंने क्या कहा इसे, द 1857 रिवोल्ट। फिर लेते हैं आरसी मजूमदार। ये सब हमने डिबेट जब कवर की थी वहां पे ये नाम आ चुके हिस्टोरियंस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बना के दे दे रही हूँ सो दैट कि आपको इजीली रहे कि किसने क्या लेबल्ड किया रिवोल्ट ऑफ 1857 को, किस हिस्टोरियन ने क्या नाम दिया। तो आरसी मजूमदार ने क्या कहा था कि अ वॉर ऑफ सिविल रिबेलियन, अ वॉर ऑफ सिविल रिबेलियन। ये महज क्या है, एक सिविल रिबेलियन है। बिकॉज उन्होंने पता है उसके, उन्होंने अपने व्यू में कहा था कि
इट वॉज नॉट अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस एंड एज देयर वॉज नो यूनिफाइड नेशनल कॉन्शियसनेस। यहाँ पे कोई नेशनलिज्म की भावना अभी एमर्ज नहीं हुई है, तो इस वजह से हम इसको नेशनल स्ट्रगल नहीं कह सकते हैं। ये जस्ट क्या है, एक सिविल रिबेलियन है, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है उन्होंने अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस की वजह से और डिफरेंट सेक्शंस ने अपने डिफरेंट ग्रीवेंसेस की वजह से इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया है। उनका कोई कॉमन गोल नहीं है, कॉमन कॉन्शियसनेस नहीं है। सेकेंड ले लेते हैं हम बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली बेंजामिन डिज़राइली जो ब्रिटिश पीएम थे, और इन्होंने इसे कहा नेशनल रिवोल्ट। ही प्रेजेंटेड व्यू दैट कि दिस वाज अ म्यूटिनी, इट वाज अ म्यूटिनी और द नेशनल रिवोल्ट। तो उन्होंने इसको कहा नेशनल रिवोल्ट। सेवेंथ अब ले लिखते हैं हम ताराचंद जी को। ताराचंद जी ने कहा इसे फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एट्थ आ जाते हैं हम जवाहरलाल नेहरू पे। इन्होंने कहा था, सॉरी, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ताराचंद ने तो कहा था नेशनल अपराइजिंग। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कर दो। उन्होंने कहा था फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ले लेते हैं ताराचंद। ताराचंद जी ने क्या कहा, नेशनल अपराइजिंग। और नाइन्थ ले लेते हैं एरिक स्ट्रॉक। एरिक स्ट्रोक, एरिक स्ट्रोक। इसने कहा पीजेंट रिवोल्ट है ये। और एक और यहाँ पे मैंने बताया था आपको, इसी में ऑप्शन था ये जे डब्ल्यू के जो है, इन्होंने भी कहा था इसे सिविल रिबेलियन। लाइक आरसी मजूमदार, ही ऑल्सो कॉल्ड इट सिविल रिबेलियन। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट हिस्टोरियंस ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को डिफरेंटली लेबल्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 73, मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर वाज आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार तो सिविल रिबेलियन कहा, ऑप्शन बी, इन्होंने तो क्या कहा, सिविल रिबेलियन। अभी देखा हमने ऑप्शन बी डॉक्टर एसएन सेन, ऑप्शन सी वीडी सावरकर, और ऑप्शन डी अशोक मेहता। एसएन सेवन ने तो यही कहा द रिवोल्ट, द 1857 रिवोल्ट, ये नाम दिया उसे, है ना। वीडी सावरकर ने क्या कहा इसे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, और अशोक मेहता जो है, तो अशोक मेहता ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का, वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का, डॉक्टर एस एन सेन ने 1857 रिवोल्ट को, और आरसी मजूमदार ने सिविल रिबेलियन कहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इन्होंने खाली यहीं से पूछा है द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। ठीक है, पूरा यहाँ से पूछा होता रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये अशोक मेहता ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74,
Who termed the uprising of 1857 as the first war of independence? Again, repeated question, वीडी सावरकर। ये हिस्टोरियोग्राफी इन्होंने तो की ही नहीं है, वीडी सावरकर, और बाकी जितने भी नाम थे ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी और इंडियन हिस्टोरियोग्राफर, उनके नाम मैंने लिख के दे दिया और किसने क्या कहा वो एक लिस्ट है आपके पास, तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज। तो ऑफिशियल हिस्टोरियन का मतलब गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है, ठीक है, कि आप हिस्ट्री राइटिंग करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें अपॉइंट किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, पहले नहीं, आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें अपॉइंट किया टू राइट द हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके राइट आंसर है डॉक्टर एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। पूरा नाम क्या है इनका? सुरेंद्रनाथ सेन। तो सुरेंद्रनाथ सेन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हिस्ट्री लिखिए, और इनकी जो बुक आई रिवोल्ट ऑफ 1857 ने, उसने अनबायस्ड रिकॉर्ड प्रस्तुत किया ऑफ द फर्स्ट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ सेन जो थे, एस.एन. सेन थे, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड हिस्टोरियन थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर हिस्टोरियोग्राफी की। और इसी के साथ आर.सी. मजूमदार को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था हिस्ट्री राइटिंग के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, कि सारे हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स आप इकट्ठे करो, कलेक्ट करो और बाद में उसकी हिस्टोरियोग्राफी करो। तो हिस्ट्री राइटिंग के लिए इनको भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। लेकिन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि ये बात हो रही है आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 की, बिकॉज इसी टॉपिक से हम बात कर रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर जो पर्टिकुलर जिनको अपॉइंट किया था वो थे एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज। कौन थे जिन्होंने फर्स्ट ऐसे कौन इंडियन थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेज के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 के होने के कारण लिखे, ठीक है। तो ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। देखो बंकिम चंद्र चटर्जी इस रिवोल्ट ऑफ 1857 की हिस्टोरियोग्राफी में हम सुनते ही नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे सर सैयद अहमद खान, बिकॉज सर सैयद अहमद खान ने भी रिवोल्ट ऑफ 1857 को एंटाइटल किया था, एंड वी.डी. सावरकर ने भी अपने व्यूज इसके ऊपर दिए थे। तो इन दोनों में से हमें चूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सैयद अहमद खान होता है। और सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था असबाबे बगावत हिंद, असबाबे बगावत। तो ये एक इंडियन लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज के अंदर इन्होंने लिखी थी असबाबे बगावत हिंद, यानी कि द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट का मतलब इंग्लिश नेम का है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। तो ये उर्दू में लिखी गई उनके द्वारा बुक थी जिसके अंदर उन्होंने कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 के बारे में लिखा था। तो इनकी बुक का नाम याद रखना आप, असबाबे बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। वी.डी. सावरकर ने भी कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में लिखा है, बट उन्होंने लोकल लैंग्वेज या वी कैन से इंडियन लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा। द स्टेटमेंट है द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद। किसने ये कहा था कि जो फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 है, वो ना ही फर्स्ट है, ना ही नेशनल है, और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। ना ही स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, ना ही वह राष्ट्रीय स्तर का था, और ना ही फर्स्ट था। इससे पहले भी कई ऐसे छुटपुट जो है रिवोल्ट होते गए, जैसे ट्राइबल रिवोल्ट देख लो, पीजेंट रिवोल्ट देख लो, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने मातृभूमि को बचाने के लिए अपनी जान दी है। जैसे पंजाब का एनेक्सेशन हुआ तब पंजाब सिख आर्मी लड़ी, है ना, सिंध के अंदर लड़े, मैसूर के अंदर लड़े, तो क्या उनको भी नेशनल कैटेगरी का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानेंगे, है ना। अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 को मान रहे हो कि इंडियन जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट
हथियार उठा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो है एजिटेशन शो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उनसे, तो ऐसे पहले भी हुआ है, तो क्या उनको भी हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह देंगे या फिर नेशनल कैटेगरी का स्ट्रगल कह देंगे, है ना? तो इसके ऊपर ये किसने कहा होगा, आप सोचो। अभी हमने देखा, लिस्ट देखी हमने, तो खाली जिन्होंने इन सारी चीजों को नकारते हुए अगर किसी ने कहा है तो वो कौन है आपके? तो ये आपके कहने वाले थे आरसी मजूमदार, ठीक है, जिन्होंने खाली द सिपोई म्यूटिनी कहा इसको, द सिविल रिबेलियन कहा, ये रिबेलियन ऑफ 1857 कहा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एंटाइटल किया था। क्या कहा था खाली? द सिपोई म्यूटिनी या सिविल रिबेलियन? सिपोई म्यूटिनी, सिविल रिबेलियन, और द रिबेलियन ऑफ 1857, ठीक है। इन्होंने इसके फर्स्ट होने पे, नेशनल होने पे और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने पे क्वेश्चन मार्क पुट किए थे, ठीक है। इनके द्वारा ये भी स्टेटमेंट दिया गया रिगार्डिंग द नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ 1857 कि जूलियस सीजर डेड वाज मोर पावरफुल देन ही वाज अलाइव, ठीक है। सो सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। जूलियस सीजर तो था, जो था वो रोमन का, रोम का जो रोमन एम्पायर था उसके अंदर, मतलब एक एरिस्टोक्रेट था, या वी कैन से कि पावरफुल पोजीशन पे था। लेकिन जूलियस सीजर जब तक जिंदा था उसके वो मतलब कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन जब वो मर गया और जब रोमन एम्पायर लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया, बांट लिया गया, तब उसकी इंपॉर्टेंस पता चली कि जूलियस सीजर थ्रू आउट उसके लाइफ टाइम वो दुश्मनों से घिरा हुआ ही था। तो वैसे ही रिवोल्ट ऑफ 1857 का, रिवोल्ट जब 1857 हुआ तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। ऐसे ही जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, उसके बाद जब उसके ऊपर हिस्टोरियोग्राफी की गई, तब उसकी सिग्निफिकेंस लोगों को पता चली। तो आरसी मजूमदार ने इस व्यू पॉइंट के ऊपर अपना हिस्टोरियोग्राफी की। ये हमने अच्छे से कवर कर रखा है स्टडी सेशन में, तो वहां जाके देखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आरओ प्री 2017 में पूछा गया है। Who wrote, "It is difficult to avoid the conclusion that the so-called First National War of Independence of 1857 is neither first nor national nor a war of independence"? ये अगेन आरसी मजूमदार जी ने कहा है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खान ने तो बता दिया मैंने आपको क्या कहा। बेसिकली उन्होंने भी सिविल रिबेलियन ही इसको माना था, ठीक है। देन ये तो नेम भी नहीं है हिस्टोरियोग्राफी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, हु वाज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट 1857 रिवॉल्यूशन एज अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। जो स्टेटमेंट एज इट इज आता है कि सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज नॉट फर्स्ट, नॉट नेशनल एंड नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके इतना सा कह दिया है कि हु वाज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन who did not accept the 1857 revolution as a revolution, यानी उन्होंने उसको क्रांति मानने से मना किया। तो ये ऐसा किसने मतलब कहा है? रिवोल्ट ऑफ 1857 के जितने भी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है उसका निगेशन किस हिस्टोरियन ने किया है? अगेन ऑप्शन डी आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने ही कहा कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो नॉट अ फर्स्ट रिवोल्ट, नॉट अ नेशनल एंड नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये फर्स्ट होता, नेशनल लेवल का होता और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता, तो बेसिकली ये क्या होता है? एक रिवॉल्यूशन होता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल है या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट है, उसके अंदर ये एक रिवॉल्यूशन होता है 1857 का। तो इन सभी चीजों का निगेशन किसने किया है? आरसी मजूमदार ने, और उसको जस्ट एक सिविल रिबेलियन या वी कैन से कि द रिबेलियन ऑफ 1857 या सिपोई म्यूटिनी करार देके उसको शो किया है, ठीक है। तो बेसिकली इनके जो व्यूज है वो ज्यादा ब्रिटिश हिस्टोरियन की तरह होते हैं। मतलब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है या उसको जो नेशनल इंपॉर्टेंस है वो आरसी मजूमदार नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हु वाज द करस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स? न्यूज़पेपर टाइम्स जो है उसका करस्पॉन्डेंट कौन था? क्वेश्चन नंबर 80 है ना।
तो correspondent of newspaper Times published from London in 1857 wrote that nobody in the North India looks at the white man's car with friendly view. ठीक है, इसने correspondent मतलब संवाददाता जो रिपोर्टिंग करते हैं बेसिकली। तो ऐसा कौन था जिसने मतलब जो करस्पॉन्डेंट था टाइम्स का, जो लंदन से पब्लिश होता था ये न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स, और उसने उसमें लिखा रिपोर्टिंग करते हुए रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज मोस्टली कॉन्फाइंड टू नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में उस समय ऐसा कोई भी नहीं था कि जो व्हाइट मैन की कार में, यानी कोई अगर सफ़ेद जो गोरे हैं या ब्रिटिश लोग हैं उनकी कोई कार जाए या वो खुद कहीं से पास होते थे तो उनको जो है कोई फ्रेंडली नज़र से देखता हो, या मतलब अच्छी नज़र से देखता हुआ, सब जो है उनको हेटेड नज़र से ही देखते थे, घृणा की दृष्टि से ही देखते थे। तो ऑप्शन ए है W.H. रशेल, ऑप्शन बी रॉबर्ट पील, ऑप्शन सी ग्लैडस्टोन और ऑप्शन डी पाल्मरस्टोन। ये दोनों देखो, ग्लैडस्टोन पाल्मरस्टोन कौन थे? ब्रिटिश पीएम थे। कौन थे? ब्रिटिश पीएम। ये भी ब्रिटिश पीएम। ठीक है, पाल्मरस्टोन जो था ब्रिटिश पीएम था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों तो संवाददाता हो नहीं सकते, ये ब्रिटिश पीएम है, तो इन दोनों में से ही है। तो ऑप्शन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए, क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है W.H. रशेल। पूरा नेम है इनका सर विलियम हॉवर्ड रशेल। सर विलियम हॉवर्ड रशेल। ठीक है, ये एक आयरिश रिपोर्टर थे, आयरलैंड से बिलोंग करते थे, आयरिश रिपोर्टर थे, एंड ही रिपोर्टेड रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, और तब उन्होंने ये अपने न्यूज़पेपर में लिखा था ये लाइन। ठीक है, और इसी के साथ ही उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द इंडियन उसको क्रिटिसाइज भी किया था। ब्रिटिश एटीट्यूड क्रिटिसाइज British attitude towards Indians and advocated for leniency. ठीक है, तो ये थे W.H. रशेल, जिन्होंने कहा था कि nobody in the North Indian looks at white man's car with friendly view। तो ये करस्पॉन्डेंट थे न्यूज़पेपर टाइम्स के जो लंदन से पब्लिश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, इंडियन हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब इट्स एन इंडियन म्यूटिनी। ऑप्शन बी, ब्रिटिश हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन सी, इट गेव, देखो यहाँ पे ब्रिटिश हिस्टोरियन, यहाँ इंडियन हिस्टोरियन। इंडियन हिस्टोरियन क्या कह रहे हैं कि ये इंडियन म्यूटिनी है, ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या कह रहे हैं ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो आपको तो क्या निकालना है? ट्रू कॉन्सेप्शन निकालना है। इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया एंड इट वाज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया। तो देखो ये दोनों तो गलत ही हो जाते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको इंडियन म्यूटिनी नहीं कहा, ठीक है, किसी को छोड़ के बाकी सबने इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। ब्रिटिश हिस्टोरियन की तरफ से इसको इंडियन म्यूटिनी कहा है। ठीक है, ये ऐसे है, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इसको इंडियन म्यूटिनी कहा है और जो इंडियन हिस्टोरियन है उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इसको एंटाइटलमेंट दिया हुआ है रिवोल्ट ऑफ 1857 को। तो ये दोनों तो गलत हो जाते हैं, बचे क्या ये दोनों। इट गेव डेथ ब्लो टू सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इस रिवोल्ट ऑफ 1857 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इन इंडिया में डेथ ब्लो दिया, यानी खत्म कर दिया। और इट वाज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इंडिया, या ये रिवोल्ट ऑफ 1815 इस वजह से हुआ कि जो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसके अंदर क्या करे, इम्प्रूवमेंट करे। ऐसा तो नहीं था। ठीक है,
बेसिकली अगर आप देखो तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। 1857 के बाद कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है वो एंड हो जाता है कंप्लीटली और क्राउन रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस रिवोल्ट ऑफ 1857 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इन इंडिया में क्या दिया, डेथ ब्लो दिया, यानी खत्म कर दिया। तो दो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रीडम को सिक्योर करने में फेल रहा, ठीक है, फ्रीडम सिक्योर करने में फेल रहा, बिकॉज इसको बड़े बड़े जो जमींदार थे, वेल्दी फैमिली के जो एरिस्टोक्रेट्स थे, मिडिल क्लास थी, है ना, और जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे, उन्होंने साथ नहीं दिया था। लेकिन फिर भी इस रिवोल्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को तो इंडिया में एंड कर दिया। भले उसके बाद क्राउन रूल आ गया हो, क्राउन रूल के बाद मतलब जो इंडिया की जो पूरी कमांड है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, वो किसके हाथ में चली जाती है, क्राउन रूल, डायरेक्ट क्राउन रूल। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के टायरेनिकल रूल को तो इन्होंने एंड कर दिया था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी चलती थी, व्यापार वगैरह पे मोनोपोली जो इन्होंने स्टेब्लिश की हुई थी, वो सब यहाँ पे खत्म हो जाती है और क्राउन का रूल यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाता है। अब यानी इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो कंप्लीटली किन से कंट्रोल होती है, ब्रिटिश क्राउन से। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under the British Crown? ठीक है, मतलब इंडिया की कमान जो है अब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले रहा है। ये प्रोक्लेमेशन कब किया गया? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, ऑप्शन डी 31 ऑफ दिसंबर 1857, ऑप्शन सी 6 ऑफ जन 1958, ऑप्शन डी 17 नवंबर 1859। देखो टाइम पीरियड याद रखो आप, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है कंप्लीट टाइम पीरियड था इसका 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ। तो स्टार्टिंग जो इसकी डेट है, कब स्टार्ट हुई, डेट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या है? तो ये है आपका 10th ऑफ मई, है ना। अब मई से 1 ईयर 6 मंथ निकाल लो आप, तो कहां तक जाता है? देखो 1859 तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत आगे चला जाता है। ठीक है, 31 दिसंबर 1857 होगा क्या, सेम ईयर होगा क्या 1857? क्योंकि 1 ईयर है तो यानी नेक्स्ट ईयर तो लगने ही वाला है, तो ये तो ऑप्शन कट हो जाता है, ये भी कट हो जाता है। ठीक है, अब बचे क्या, 1 नवंबर 1858, 6 ऑफ जनवरी 1858, तो 1 ईयर 6 मंथ का पीरियड लगा लो। मई से मई 1 ईयर हो जाता है, 10th ऑफ मई से 1857 से अगला जो 1858 के अंदर मई आएगा उसमें 1 ईयर हो जाएगा, और आगे 6 मंथ और चलते हैं, यानी मई के बीच का जो पीरियड है, तो 1858 के पहले का जो मंथ आएगा, 1858 के मई के पहले का, वो तो इसमें कंसिडर ही नहीं होगा, है ना। तो ये देखो 58 के अंदर यहाँ पे नवंबर है और यहाँ पे क्या है, जनवरी, तो जनवरी तो कंसिडर ही नहीं होगा, तो ये भी कट हो जाता है। तो बचा क्या, ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858। ठीक है, ये 1 ईयर हो गया, 6 मंथ में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ये 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को क्वीन के द्वारा ये प्रोक्लेमेशन किया जाता है, इलाहाबाद के अंदर दरबार लगाया जाता है, बड़ी पब्लिक गैदरिंग होती है और वहां पे ये प्रोक्लेमेशन की जाती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है इंडिया से एंड हो चुका है और कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंडर किसके आ चुका है, ब्रिटिश क्राउन के। तो अब इंडिया की जो नई रूलर होगी वो कौन होगी, क्वीन विक्टोरिया, यानी कैजरे हिंद, कैजरे हिंद की उपाधि धारण करती है, रूलर या एम्परर ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, Indian were assured of many things in the declaration by Queen Victoria in 1858. Which among the following assurance was fulfilled by the British government? ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो क्वीन विक्टोरिया के द्वारा 1858 में प्रोक्लेमेशन हुआ था, यानी कंपनी का रूल एंड करके क्राउन रूल का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में किया गया, तब उस समय क्या इंडियंस को क्या अश्योरेंस दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा? तो ऑप्शन ए पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन विल बी अबंडन, यानी कि जो अनेक्सेशन की पॉलिसी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये अबंडन यानी बंद कर दी जाएगी, ये स्टॉप कर दी जाएगी। ऑप्शन बी स्टेटस को ऑफ द नेटिव रूलर वुड बी मेंटेन, ठीक है, स्टेटस को यानी यथा स्थिति बनी रहेगी, जो नेटिव रूलर्स की जो स्थिति है वही बनी रहेगी।
ऑप्शन सी यानी कि दे विल एंजॉय देयर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो मतलब जो अपने रीजन में जिस टेरिटरी पे वो रूल कर रहे हैं वो वहाँ के रूलर रहेंगे, ठीक है, लेकिन अंडर द ब्रिटिश सुजरेंटी। तो ये था, या ऑप्शन सी था कि इक्वल ट्रीटमेंट वुड बी गिवन टू ऑल सब्जेक्ट्स इंडियंस एंड यूरोपियंस, यानी इंडियन और यूरोपियंस के साथ चाहे जो भी हो, जॉब के अंदर हो, जॉब प्रोफाइल के अंदर हो, या सोशल स्टेटस हो, वो कैसा कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट। लेकिन ये तो हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हम जब देखते हैं रॉयल इंडियन म्यूटिनी, जब देश आज़ाद होने को होता है 1946 के अंदर, रॉयल इंडियन म्यूटिनी के अंदर भी क्या होता है, सॉरी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, है ना, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। तो इसके अंदर भी क्या होता है, यही अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है विद यूरोपियंस एंड इंडियन सोल्जर्स, इस वजह से ये म्यूटिनी होती है। तो इक्वल ट्रीटमेंट तो कभी हमें देखने को मिलता ही नहीं है। तो ऑप्शन सी तो यहीं से हमें कट करना होता है, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो थ्रू आउट द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया इंडियंस ने फेस किया है। ऑप्शन डी, देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ इन द इंडियंस, ये भी चलता रहा है, रिलीजियस इंटरफेरेंस भी चलता रहा है, यानी मिशनरीज एक्टिविटीज भी चलती रही है, मिशनरीज स्कूल के द्वारा स्कूल खोलना वगैरह ये भी चलती रही है, और सोशल इंटरफेरेंस भी होते रहे हैं, है ना, ठीक है। बट जो अश्योरेंस मेन था जिसके कारण से रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 के अगर बैकग्राउंड देखो तो उसके अंदर हमें पता चलता है डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी एनेक्सेशन की नीति अपनाई गई थी, वो था मेन कॉज। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण कई जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डिसकंटेंट रखते थे, उनके साथ डिससेटिस्फाइड थे, उनके मन में जो ये एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट है वो कभी से पनप रहे थे। लेकिन जब उनको मौका कब मिलता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, जब एक स्पार्क होता है, स्पार्क है या वीकेंड के कैटलिस्ट है, वो होता है रिलीजियस सेंटिमेंट्स का हिट होना, ग्रीस कार्टरेज के द्वारा, है ना, ग्रीस कार्टरेज वाज इमीडिएट इफेक्ट। तो ये तो इसका इमीडिएट इफेक्ट था, लेकिन ग्राउंड कहां से था, मतलब डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कहां से चालू था, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, ठीक है। इसने तो जस्ट ग्रीस कार्टरेज ने तो क्या दिया, इस चीज को स्पार्क दिया है, आग जलाने का काम किया, लेकिन आग तो ऑलरेडी जो अंदर कह रहे ना, अंदर ही अंदर जो आग है वो जलती आ रही थी। फिर लास्ट में 1856 के अंदर जब अवध का अनेक्सेशन होता है तो ये चीज और ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है ना चीज, मतलब डिसकंटेनमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज्यादा अग्रेशन की स्थिति में आ जाता है। तो अवध जो है वो वैसे भी हॉट बेड माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, है ना। और ब्रिटिश आर्मी के जो मेजोरिटी ऑफ द सोल्जर्स है दे बिलोंग फ्रॉम द नवाब्स, अवध नवाब्स आर्मी। तो इस तरह से जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या जो अनेक्सेशन की ये पॉलिसी थी, इसको अबंडन करने का अश्योरेंस दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूलर के साथ क्या होगा वो सब दूसरी बात है, इक्वल ट्रीटमेंट तो कभी देखने को नहीं मिला। सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेरेंस ब्रॉड लेवल पे तो नहीं, लेकिन माइन्यूट लेवल पे हियर एंड देयर चलते रहे, ठीक है। क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करना वगैरह ये सिर्फ चलती रही थी, लेकिन जो मेजोरिटी थी, जो कारण भी रिवोल्ट ऑफ 1857 का बैकग्राउंड अगर देखे तो वो अनेक्सेशन में था, जगह जगह अनेक्सेशन हो रहे थे, और डलहौजी के टाइम पे सबसे ज्यादा अनेक्सेशन हुए थे, ठीक है। पीक टाइम था अनेक्सेशन का, पीक टाइम, ठीक है। तो ये जो अनेक्सेशन है दैट विल बी अबंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट वाज या वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन इन 1858। क्वीन विक्टोरिया के द्वारा 1858 में कंपनी रूल को एंड करके क्राउन रूल एस्टेब्लिश करने के साथ प्रोक्लेमेशन की गई, जो उद्घोषणा की गई, उसके रिगार्डिंग क्या ऑब्जेक्ट्स और मतलब क्या थे, है ना, वो देखते हैं क्या क्या उस प्रोक्लेमेशन का पार्ट था। ऑप्शन 1, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स द इंडियन स्टेट, ऐसा कोई भी इरादा
जो ये मंसूबा रखता है कि इंडियन स्टेट को अनेक्स किया जाए, उससे डिस्क्लेम करना यानी उसको मानने से इनकार करना, यानी कि कंप्लीटली जो अनेक्सेशन है उसको अबंडन करना, ये था। हाँ ये था। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, हाँ ये भी था, है ना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया, लेकिन अब इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन कौन करेगा? क्या इंडियंस ने को रन करने दिया? नहीं, उसने ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले लिया, तो ये भी था। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को तो रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वो सब बॉडी अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रूल था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो रूल था वो अब ब्रिटिश क्राउन का है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क तो करती रहेगी, ऐसा नहीं है कि भाई ये कंपनी यहाँ से उठ के ही चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1947 तक रहेगी, जब तक ये रहेंगे, लेकिन अब ये ओनली ट्रेड कंपनी के रूप में ही रहेगी, ना कि एक रूलर के रूप में रहेगी। ट्रेड कंपनी के रूप में रहेगी, ना कि रूलर के रूप में। अब रूलर कौन है? ब्रिटिश क्राउन का हेड। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का रूलर कौन है? सॉरी, ब्रिटिश क्राउन का हेड। उस समय क्वीन विक्टोरिया था, तो क्वीन विक्टोरिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन की हेड थी और वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब कंप्लीट सोल अथॉरिटी रखती थी। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड तो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन नहीं था, उसका प्रोक्लेमेशन था रिगार्डिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये नहीं है थर्ड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड किस में है? इसमें ही आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। थर्ड तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रेड का जो पूरा सिस्टम था इंडिया में, वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंडिया में आई कैसे थी? मतलब जैसे आई अपने एस्टेब्लिशमेंट के एज ए ट्रेड कंपनी आई थी, ट्रेडर के रूप में आई थी। ये तो बाद में बंगाल की जो जमींदारी है उसको मिल जाती है, कलकत्ता सिटी स्टेब्लिश की जाती है, उसे उसका फोर्टिफिकेशन करते हैं, फिर और इनके मंसूबे बनते हैं, तो ये ट्रेडर से क्या बनती है? रूलर बन जाती है, जब बंगाल को ऑक्यूपाई कर लेती है, बंगाल को कॉन्कर्ड कर लेती है, तब इनके और ज्यादा मंसूबे बढ़ जाते थे। हियर एंड देयर दे वांट टू एक्सपांड ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश डोमिनियन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे इंडिया को हथियाना चाहती थी, ट्रेडर बन के आई थी लेकिन रूलर बन गई। लेकिन जो क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन है 1958 को, इस प्रोग्रेस को जो इस प्रोसेस है इसको रिवर्स कर देती है, अगेन रूलर से क्या बना देती है इसे? ओनली ट्रेडर। तो ये एक ट्रेड कंपनी के रूप में रहती है। तो इसका ऑप्शन डी में 1 2 3 तीनों थे, लेकिन तीनों नहीं थे, यहाँ पे 1 एंड सेकेंड ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद वापस आर्मी को रीऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब सोचा गया, बिकॉज यहाँ से ही पूरी मेन प्रॉब्लम थी कि किस तरह से जो इंडियन सोल्जर्स है उनकी कमांड किन के हाथों में रहेगी। जो ब्रिटिश आर्मी है उसके अंदर और ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स की नियुक्ति की गई, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है उनको जितने भी की या स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वहां पे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट चाहे वो जगह हो चाहे वो डिपार्टमेंट हो, जैसे आर्मरी वगैरह, है ना। तो आर्मरी है, एम्यूनिशंस है, इनके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल किनका किया गया? ब्रिटिश ऑफिशियल का। इंडियन सोल्जर्स जस्ट रिमेन एज अ सोल्जर्स ओनली, उनको नायब सूबेदार से आगे कभी प्रमोशन मिला ही नहीं, नायब सूबेदार के से आगे कभी प्रमोशन मिला ही नहीं। ठीक है, तो जो मतलब आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे और ज्यादा आर्मी के ऊपर ब्रिटिश ऑफिशियल्स का कंट्रोल एस्टेब्लिश करना, सो दैट कि आगे ऐसा कभी भी कोई और इवेंट ना हो जिसके कारण ब्रिटिश अथॉरिटी को। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आर्मी को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए पील कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखना, पील कमीशन। और इसका मेन एम क्या था? कि जो आर्मी है उसके ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल और ज्यादा करना, सो दैट कि फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई भी इवेंट होने से रोकना, ब्रिटिश कंट्रोल को स्ट्रेंथन करना ओवर द आर्मी।
हंटर कमीशन तो यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को यहाँ पे लागू करवाना था, है ना, ब्रिटिश टेरिटरी पे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का जिक्र किसमें था? वुड डिस्पैच में, वुड डिस्पैच ऑफ 1854। तो वुड डिस्पैच की जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू नहीं किया गया था और उसी के रिगार्डिंग कंप्लेंट रेज हुई थी। तो लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन का गठन किया और ये इंश्योर किया कि हंटर कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट सौंपे रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड डिस्पैच ऑफ 1854। साइमन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है बेसिकली, ये तो देश आजाद होने को आया तब जाके इसका फॉर्मुलेशन किया गया, जो कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाने की पहल करता है। तो साइमन कमीशन लेटर स्टेज में आता है 1927। हंटर कमीशन और पील कमीशन हो गया, आर्मी को रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम। अब देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया तो इसके बाद अब सोल्जर्स कहाँ से लेने चाहिए सो दैट कि फर्दर इस तरह की म्यूटिनी को, रिवोल्ट को अवॉइड किया जा सके। तो ऑप्शन ए ब्राह्मिन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, ऑप्शन बी बंगालीज एंड उड़ियाज फ्रॉम ईस्ट, ऑप्शन सी गुरखा सिख एंड पंजाबीज इन नॉर्थ, एंड ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठास। तो देखो यहाँ पे कॉमन सा इसका लॉजिक है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया, बिहार और सेंट्रल इंडिया, यहां से सोल्जर्स लेने की जो टेंडेंसी थी या जो इंटरेस्ट था वो अब खत्म हो चुका था। बिकॉज अवध देखो तो आप पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 का हॉटबेड बना हुआ था, ठीक है। बिहार भी आप देखो वहां पे तो रिवोल्ट था। सेंट्रल इंडिया के अंदर जहां से रानी लक्ष्मीबाई वगैरह, ग्वालियर वगैरह, दोज ऑल वर प्रिंसली स्टेट वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया या वी कैन से जो 1857 के रिवोल्ट का जो अफेक्टेड एरिया था, अफेक्टेड एरिया, वहां से सोल्जर्स नहीं लिए गए। तो सोल्जर्स अब कहाँ से लिए जाएंगे सो दैट कि इस तरह की म्यूटिनी ना हो या फिर ऐसे सोल्जर्स रिक्रूट किए जाए जो पहले जो म्यूटिनियर्स सोल्जर्स है उनसे सेंटिमेंट्स ना रखते हुए, एंड दे हैव लिटिल इन कॉमन विद द मतलब म्यूटिनियर सिपॉय, ठीक है। तो ऐसे अब अनअफेक्टेड एरिया वो था, जैसे कि साउथ देख लो पूरा अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वहां से रिक्रूट किए गए। देन बॉम्बे देखो तो वहां से रिक्रूट किए गए। और मेजरली अगर हम देखें तो फिर रिक्रूटमेंट शुरू होता है गुरखा, सिख, पंजाबी, पंजाबी मुस्लिम बेसिकली, ठीक है, हिंदू नहीं, पंजाबी मुस्लिम इन नॉर्थ। तो नॉर्थ के अंदर गुरखा, सिख एंड पंजाबी, ठीक है, इनका रिक्रूटमेंट शुरू होता है। यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि गुरखा, सिख और पंजाबीज को प्रेफरेंस दी गई, बेसिकली पंजाबी मुस्लिम्स को प्रेफरेंस दी गई इन द रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे पंजाबी मुस्लिम्स क्यों, हिंदू क्यों नहीं? क्योंकि मुस्लिम पहले जब ये म्यूटिनी शुरू हुई और एज अ बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया तो मुस्लिम सॉरी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको ये लगा कि ये रिवोल्ट जो है पूरा मुस्लिम कॉन्स्पायरेसी है, ठीक है। मुस्लिम लोगों ने जो ओल्ड रिजिम है उसको रिवाइव करने के लिए ये किया है। लेकिन बाद में जब इसका पूरा पता चला तो ये बेसिकली सिपाही म्यूटिनी थी और मेजोरिटी इसमें जो थी वो हिंदू सिपाही थे, ठीक है ना। खाली बहादुर शाह जफर का तो रोल था, एज ए लीडर बना दिया उनको, वो भी जबरदस्ती। तो इस वजह से यहाँ पे बाद में पंजाबी जो मुस्लिम्स थे उनको प्रेफरेंस दी गई। तो एटीट्यूड चेंज हो गया आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 टुवर्ड द मुस्लिम्स एंड टुवर्ड द हिंदूज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। तो और गुरखा और सिख जो थे ना वो ऑलरेडी सप्रेस थे, ऑप्रेस थे विद द मुगल रूल, है ना।
सॉरी गुरखा नहीं, सिख में, सिख देख लो आप, मुगल रूल से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन थे? सिख। सिखों का तो आपसे इनके साथ दुश्मनी थी, तो सिख और मुगल की बनती नहीं थी। सिख यहाँ पे जो थे वो ये चाहते थे कि मुगल रूल जो है वापस रिवाइव ना हो, रिवाइव ना हो, तो इनका ये इंटरेस्ट था। तो सिख मुगल एम्पायर नहीं चाहता था, पंजाबी मुस्लिम्स और बेसिकली पठान, ठीक है, पठान, इनको रिक्रूट किया गया। और गुरखा जो है इनके वेलोर के कारण इनको लिया जाता था। और गुरखा जो है दे हैव लिटिल इन कॉमन विद द हाई कास्ट हिंदू सिपाही ऑफ द बंगाल आर्मी एंड अदर हिंदू सिपाही, तो इनका अलग से नहीं। और जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो गुरखा ने, सिख ने, इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट किया, ठीक है, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ नहीं गए थे। तो इन्होंने, गुरखा ने यहाँ पे सपोर्ट किया, दे शोड लॉयल्टी टूवर्ड्स ब्रिटिश अथॉरिटी। एंड सिख का अपना ये था कि भाई मुगल रूल वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है, इससे अच्छा तो ब्रिटिश लोगों का साथ दे दो। फिर पंजाबी मुस्लिम्स यानी पठान्स जो है वो रिक्रूट किए जाने शुरू हुए। तो बेसिकली जो हाई कास्ट हिंदू वगैरह थे, ब्राह्मण्स वगैरह, उनको रिक्रूटमेंट करने से थोड़ा सा इंटरेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का खत्म होने लगा। और बेसिकली जो रीजन था अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया, जो हॉटबेड बने हुए थे ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ से भी सोल्जर्स को रिक्रूट करने की टेंडेंसी धीरे धीरे मतलब जो यहाँ पे इंटरेस्ट था वो खत्म होने लगा। और जो अनअफेक्टेड एरियाज थे जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, यहाँ से रिक्रूटमेंट चालू हुए। और इसी के साथ ही पील कमीशन का भी ये सारा काम था कि कहाँ से रिक्रूट करना। और साथ ही जो यूरोपियंस, नंबर ऑफ द यूरोपियन सोल्जर्स थे इन द आर्मी, वो बढ़ाए गए, इंक्रीज किए गए उनका नंबर। और जो इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन था उसको कम किया गया, ठीक है, रिड्यूस किया गया। तो इस तरह से आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया, सो दैट कि फर्दर ऐसी कोई सिपाही म्यूटिनी होने से रोका जा सके और कंप्लीट जो आर्मी है वो लॉयल रहे थ्रू आउट द एनी सर्कमस्टेंसेस। तो इसी के साथ ही ये सेशन हम एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज examyatra.com। थैंक यू।